हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास में लास्ट क्लास में हमने एकात्मक शासन व्यवस्था के अर्थ और उसके गुणों पर चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम इसके दोषों पर चर्चा करेंगे, यानी कि डिमेरिट्स पर चर्चा करेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था को यदि हम अच्छे से समझें तो हम ये देखेंगे कि उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब शासन व्यवस्था एक ही शासन में या एक प्रकार की सरकार में निहित होगी तो ऑब्वियस है कि उसके निरंकुश होने का भय भी बना रहता है। तो हम ये देखते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो संपूर्ण शासन की शक्ति है वह केंद्रीय शासन में ही निहित होती है। तो स्वाभाविकता भी वह बना रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में बहुत मनमानी न करने लगे, और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भी ये हम कह सकते हैं कि शक्तियों का जब एक ही जगह केंद्रीकरण होगा तो परिणाम स्वरूप कम या अधिक रूप में निरंकुशता की जो या स्वेच्छाचारिता की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में आ जाती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का दोष यही कहा जाता है कि शक्तियों का एक केंद्रीकरण एक स्थान पर होने के कारण इस शासन व्यवस्था में निरंकुशता या निरंकुश शासन व्यवस्था होने का भय बहुत ज़्यादा बना रहता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना यानी कि उनकी कॉन्शियसनेस पर निर्भर करती है। किंतु अगर हम इस शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करें तो हम यह देखेंगे कि यह इस शासन व्यवस्था में, यह एकात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक चेतना जागृत करने में व्यवस्था असमर्थ पाई जाती है। क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सारी शासन व्यवस्था एक ही मंत्रिमंडल व्यवस्था है, एक ही विधानमंडल है, स्थानीय स्वशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जनता की सार्वजनिक कार्यों के या सार्वजनिक मुद्दों के प्रति जो रुचि होती है या जब वह शासन में व्यवस्था में भाग नहीं ले पाते हैं तो उनकी पब्लिक इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है और वे उदासीन होने लगते हैं कि राजनीति से अलगाव उनके अंदर उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उनको प्रशासनिक कार्य में भाग लेने का अवसर कम मिलता है या नहीं मिल पाता है। तो उनका जो राजनीतिक प्रशिक्षण है वह नहीं हो पाता है। तो यह इस शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसमें राजनीतिक चेतना, जो कि डेमोक्रेसी का एक प्रमुख आधार है या जिसके द्वारा नागरिक राजनीति के या सार्वजनिक कार्यों के प्रति जो उनका प्रशिक्षण होता है या जो जानकारियां होती हैं या जिसके द्वारा वे व्यवस्था से जुड़ पाते हैं, उस दृष्टिकोण से ये शासन व्यवस्था असफल हो जाती है। एक और अतिरिक्त हम इसके दोष जिसमें हम को देखेंगे कि शासन व्यवस्था अक्षम और अकुशल होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण शक्ति, जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय सरकार के हाथों में निहित होती है। और किसी भी देश के में एक ही विशेष स्थान पर जब केंद्रीय सरकार से हम ये आशा भी नहीं कर सकते हैं कि, और अगर हम भारत के उदाहरण को देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक ही स्थान से देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को या सभी देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से समझ करके उचित रूप से शासन इतने विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्रफल वाले देशों में हम ये देखते हैं कि ये शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश में सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं का निर्धारण उनका निस्तारण करना, उनके लिए कानून बनाना, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, इन सारी व्यवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि ये जो शासन व्यवस्था है वह सफल नहीं हो सकती है। क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में यद्यपि कहीं कहीं पे कार्यों के निर्धारण के लिए प्रांतीय सरकारों की व्यवस्थाएं भी की जाती है, लेकिन चूंकि प्रांतीय सरकारों की पूरी डिपेंडेंसी केंद्रीय सरकारों पर होती है, वो कोई निर्णय नहीं ले सकती है, इसलिए हम इसको एक अक्षम और अकुशल शासन व्यवस्था भी मानते हैं। एक बात और कि स्थानीय संस्थाएं या
लो जो डेमोक्रेसी का जो ग्रास रूट लेवल है, जो जिसे हम ज़मीनी सरकारें कहते हैं, वहाँ पे, या फिर उसके लेवल पर जब हम आते हैं राज्य सरकारों पर आते हैं, फिर हम केंद्र सरकार पर आते हैं, हम 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में स्थानीय संस्थाओं के पास में का उनके कार्यों में बाधाएं आती हैं, वो सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनके पास न तो पर्याप्त पावर्स होती हैं, न ही उनके पास आय के कोई स्वतंत्र स्रोत होते हैं। यद्यपि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में कहीं कहीं स्थानीय संस्थाएं होती भी हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण होने के कारण ये संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं। जब इनके पास पावर नहीं होती हैं तो ये कानूनों का क्रियान्वयन नहीं कर पाती हैं, इनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अपने सारी डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर होती है, तो राज्य सरकारें या स्थानीय सरकारें अपने कार्यों को भली भांति अंजाम नहीं दे पाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस शासन व्यवस्था में, ये एकात्मक शासन व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि जनता सभी स्तरों पर एक्टिवली पार्टिसिपेटरी नहीं हो पाती है, उनको शासन व्यवस्थाओं में भाग लेने का अवसर कम मिलता है, तो ऑब्वियस है कि सारी शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। और जब पावर का सेंट्रलाइजेशन एक ही स्थान पर होता है तो ब्यूरोक्रेट्स या जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना कर लेते हैं। लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा बढ़ती है, शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी पर अपने कार्यों का निस्तारण करने के लिए, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कानूनों को जनता तक पहुंचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी पर उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अंतिम एक जो पॉइंट जिसमें हम देखेंगे कि जो एक सबसे प्रमुख दोष ये है कि विविधता वाले विशाल देशों में ये व्यवस्था बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। छोटे राज्यों में एकात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल भले ही सफल हो सकती है, लेकिन भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल वाले अधिक जनसंख्या वाले देशों में, जहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, जहाँ क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, और जिस डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ भारत में भाषा, धर्म, संस्कृति की जो अलग अलग विविधताएं हैं, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर शासन व्यवस्था का कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही विविधताओं वाले देशों के लिए तो संघात्मक शासन व्यवस्था ही एक उपयुक्त शासन व्यवस्था प्रतीत होती है। आने वाली क्लास के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।